हेलो गाइस, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो इसमें ना मैं एक लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा और उस लाइन चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा इम्पेयरमेंट कब करना है, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग कैसे होता है, इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कैसे होता है, एंड ऑल दिस इन वन सिंगल लाइन चार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी दूंगा। एंड इतना कर लोगे ना तो इम्पेयरमेंट का तो फंडा क्लियर हो जाना है बॉस। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो सबसे पहला आता है आपको बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट। समझो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी असेट आपके बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज होते हैं दे शुड बी फुल्ली रिकवरेबल। इफ इन एनी गिवन केस द असेट इज नॉट रिकवरेबल, देन इन दैट केस हमें असेट की कैरिंग अमाउंट को डिक्रीज करके उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द असेट is called as impairment of asset. Okay, now to take an example, जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई असेट है जिसका कैरिंग अमाउंट आपका 100 है और उसका रिकवरेबल अमाउंट आपका लेट सपोज 120 है, तो असेट फुल्ली रिकवरेबल है। तो क्या यहां पे हमें कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना है? नहीं। क्या हमें कोई गेन रिकॉग्नाइज करना है? इंड एस 36 नहीं बोलता है। हाँ, आप रिवैल्यूएशन गेन एज पर 16 या 38 के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इंपेयरमेंट का स्टैंड आपको कोई गेन रिकॉर्ड करने नहीं बोल रहा है यहां पे। ओके, नाउ अगर आपके असेट का कैरिंग अमाउंट लेट सपोज 100 है और आपके असेट का रिकवरेबल अमाउंट लेट सपोज 85 है, तो क्या आपका असेट फुल्ली रिकवरेबल है? नहीं। सो यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट फ्रॉम 100 टू 85 एंड दिस रिडक्शन ऑफ 15 is called as impairment of asset. Okay, now comes the question, how is impairment different from revaluation? तो एक बात समझो, impairment is a mandatory exercise but revaluation is not mandatory, it's optional. एंटिटी कर सकती है, कर नहीं सकती। ओके, ये ऑप्शनल है, इसलिए impairment is different from revaluation. ओके, नाउ अब यहां पे आपको इसी बात से आगे लेके चलता हूं मैं आपको। यहां पे इंपेयरमेंट क्या हमें हर साल करना है? सर आपने बोला इंपेयरमेंट मैंडेटरी है, तो क्या इंपेयरमेंट हमें हर साल करना है? नहीं। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हमें हर रिपोर्टिंग डेट में, ये बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड बोल रहा है हर रिपोर्टिंग डेट में हमें ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर असेट के पर्टेनिंग कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? इंपेयरमेंट नहीं, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? आई बिलीव इंपेयरमेंट इंडिकेटर का आपको मतलब मालूम होगा। इंपेयरमेंट इंडिकेटर कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल। मैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर जो है वो भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक बार आप समझो बात को यहां पे। तो स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, एट ईच रिपोर्टिंग डेट हमें ये इवैल्यूएट करना है कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है क्या। अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो जी हां, हम लोग उस वक्त इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करेंगे। अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें आगे कुछ नहीं करना है, हमें यहां पे आगे कुछ नहीं करना है। ओके, सो बेसिकली इंपेयरमेंट मैंडेटरी कब बनता है? इंपेयरमेंट मैंडेटरी तब बनता है, इंपेयरमेंट मैंडेटरी तब बनता है जब उस पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर ट्रिगर होता है। सो आई बिलीव आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंपेयरमेंट टेस्टिंग, तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग असेट का कैरिंग अमाउंट तो मालूम होता है, हम लोग उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट को असेस करते हैं, हम लोग उस असेट के रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है या बराबर है तो कोई इंपेयरमेंट होने का है क्या? नहीं। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो जितना डिफरेंस होगा वो मेरा इंपेयरमेंट का लॉस हो गया। सो आई बिलीव आपको ये वाला प्रोसेस ऑफ इंपेयरमेंट समझ में आया होगा। सो यहां पे ये मत बोलना कि हम लोग हर रिपोर्टिंग डेट में इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते, नहीं। हर रिपोर्टिंग डेट में हम लोग ये असेस करते हैं कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है या नहीं। अगर इंडिकेटर है तो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे, अगर इंडिकेटर नहीं है तो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट भी नहीं करना है। तो आप समझे प्रोसेस का पूरा वाला। नाउ अब आते हैं आगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल से पूरा आपको इन डेप्थ समझाता हूं इंपेयरमेंट का पूरा अच्छे से इन डेप्थ अकाउंटिंग प्रोसेस। आ जाओ, तो चलो एग्जांपल को समझते हैं। लेट सपोज आपका असेट को हमने परचेज किया था 100 रुपीज में, लाइफ 10 इयर्स था और डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा? 100 by 10 is 10। ओके, वेरी गुड। नाउ
अब आपका ईयर एंड 4 पे चलो, तो ईयर एंड 4 पे चलोगे तो बताओ डिप्रेशन पर ईयर मेरे पास 10 था, 4 साल का डिप्रेशन करना है, तो डिप्रेशन कितना हो गया 40, असेट का कॉस्ट कितना था 100, 100 माइनस 40, यहां पे कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 60। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे आपका रिकवरेबल अमाउंट है 90। नाउ अब देखो यहां पे रिकवरेबल अमाउंट 90, इसका मतलब क्या हो गया कि असेट इज फुल्ली रिकवरेबल। तो क्या हमें कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना है? जी नहीं। तो क्या हम लोग गेन रिकॉग्नाइज करें क्या यहां पे? क्या हम लोग यहां पे 30 का गेन रिकॉग्नाइज करें क्या? तो स्टैंडर्ड इंड एस 36 वो अलाउ नहीं करता है, गेन रिकॉग्नाइज नहीं करना। आपको रिकॉग्नाइज करना है इंड एस 16 या 38 का रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउ कर सकता है, लेकिन इंड एस 36 अलाउ नहीं करेगा ये गेन रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके नाउ, तो यहां पे कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया और कुछ भी नहीं आया, तो हम लोग चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं, ईयर एंड 6 पे चलते हैं। बताओ कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? तो डिप्रेशन पर ईयर कितना था 10, तो शुरू का 6 साल, ईयर एंड 6 6 साल, तो डिप्रेशन कितना हो गया 10 इंटू 6 इज 60, कॉस्ट कितना था 100, 100 माइनस 60 कितना हो गया? कैरिंग अमाउंट 40, रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। अब क्या हुआ, क्योंकि असेट इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल नाउ, क्योंकि असेट इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल नाउ, सो वी हैव टू टेस्ट इट फॉर इंपेयरमेंट, और जब इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट किए तो रिकवरेबल अमाउंट निकला कितना 30, तो हमें कैरिंग अमाउंट को 40 से डिक्रीज करके 30 पे लाना पड़ेगा, और दिस डिक्रीज ऑफ 10 इज कॉल्ड एज योर इंपेयरमेंट का नुकसान, इंपेयरमेंट लॉस। ओके, तो ये इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कहां होगा? आइडियली पी एंड एल में रिकॉग्नाइज होगा। ये इंपेयरमेंट लॉस कहां रिकॉग्नाइज होगा? पी एंड एल में रिकॉग्नाइज होगा। नाउ तो इसके बाद आपका असेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बचा? 40 था, 10 का इंपेयरमेंट लॉस लिए तो कितना बच गया 30। लाइफ कितना था 10 साल, बीत कितना गया 6 साल, बचा कितना 4 साल, बचा कितना 4 साल, तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया पर ईयर 30/4 इज 7.5। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? ओके नाउ अब चलो आगे चलते हैं ईयर एंड 8 पे। तो ईयर एंड 8 पे बताओ कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो ईयर एंड 6 में मेरा कैरिंग अमाउंट 30 था, लाइफ 4 इयर्स था, तो डिप्रेशन पर ईयर 7.5 था, यहां पे 2 साल हो गया, तो 7 डिप्रेशन कितना हो गया 7.5 इंटू 2 15 का डिप्रेशन हो गया। कैरिंग अमाउंट यहां पे 30 था, 30 माइनस 15 इज 15। कैरिंग अमाउंट क्लियर है? अब यहां पे बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट 25 है। सर असेट फुल्ली रिकवरेबल है, इस रिकवरेबल अमाउंट को इग्नोर कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं इग्नोर, समझो बात को यहां पे। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता, समझो बात को, जैसे यहां पे हुआ था ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट तो हमने इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन अगर पहले इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज हो चुका है और उसके बाद आपका रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होता है कैरिंग अमाउंट से, सो इन दैट केस you have to reverse the impairment loss earlier recognized, you have to reverse the impairment loss earlier recognized। अच्छा, मतलब हमें impairment loss को रिवर्स करना पड़ेगा। to what extent? तो कितना हो रहा बताओ तो? कैरिंग अमाउंट 15 है, रिकवरेबल अमाउंट 25 है, तो 10 का रिवर्सल कर दो। पहले इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज भी 10 का किए थे, अभी रिवर्स कर दो 10 का। तो क्या हम लोग इंपेयरमेंट लॉस 10 का रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए स्टैंडर्ड आपको कुछ समझाना चाहता है, तो मैं एक हल्का सा इसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूं। समझना बात को, अगर इस डायग्राम को समझ गए ना, सच बता रहा हूं रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे, और अगर नहीं समझे तो फिर से देखना, लेकिन क्योंकि समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ओके आ जाओ। तो क्या बोल रहा है देखो, ये एसेट का ग्राफ है जिसमें हम लोग इस एक्सिस में कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ले रहे हैं, इस एक्सिस में लाइफ ऑफ द एसेट ले रहे हैं। समझना बात को, ठीक है? तो जब हमारा लाइफ यहां पे है हम लोग, ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग एसेट को लाइफ यूज नहीं किए हैं, अभी 0 ईयर्स का है एसेट। ओके नाउ एसेट का लाइफ कहां तक जाएगा? 10 ईयर्स तक जाएगा। तो जब नया है एसेट तो कैरिंग अमाउंट कितना है 100। जैसे ही एसेट का लाइफ यहां पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कैरिंग अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा, कैरिंग अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा। ओके ये प्रोसेस क्लियर है आपको? ये ग्राफ क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ईयर एंड 6 पे बताओ, और ये क्या है, ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन रिप्रेजेंट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ओके देखो, ईयर एंड 1 में आपका कैरिंग अमाउंट डिक्रीज होकर यहां हो गया, ईयर एंड 2 में कैरिंग अमाउंट डिक्रीज होकर यहां आ गया, ईयर एंड 3 में कैरिंग अमाउंट डिक्रीज होकर यहां पे आ गया। ओके नाउ सिमिलरली अब बताओ ईयर एंड 6 पे,
ईयर एंड 6 पे आपका असेट का कैरिंग अमाउंट क्या रहा होगा? 40। तो मैं देखो यहां पे लिखा 40 कैरिंग अमाउंट 40। ओके, नाउ आपने ईयर एंड 6 पे देखो, यहां पे ईयर एंड 6 पे आपने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था 10 का और रिकवरी अमाउंट हो गया था आपका 30 का। तो आपके असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। तो अब क्या करना होगा? देखो ईयर एंड 6 पे हमने क्या किया, 40 की वैल्यू को डिक्रीज करके 30 तक लेके आए, राइट? मतलब हम लोग रेड लाइन को छोड़े और ब्लू लाइन में आ रहे हैं, रेड लाइन को छोड़ के ब्लू लाइन में आ रहे हैं, रेड लाइन को छोड़ के ब्लू लाइन पे आ रहे हैं, ब्लू लाइन पे आए हैं हम लोग आपके। ओके, नाउ तो यहां पे 30, अब हम लोग 30 को डिप्रिशिएट करेंगे। अब हम लोग 30 को डिप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, समझो बात को यहां पे। तो एक साल बीता, हमने 7.5 का डिप्रेशन किया। 2 साल बीता, हमने 7.5 का डिप्रेशन और किया। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना बन गया बताओ? तो 30 था, फिर -15 किए तो मेरा कैरिंग अमाउंट बन गया 15 यहां पे। अब यहां पे क्या बोल रहा है? मेरा रिकवरेबल अमाउंट 25 है। तो क्या मैं इसको रिवर्स करके यहां तक ला दूं? क्या मैं इसको रिवर्स करके यहां तक ला दूं? तो स्टैंडर्ड बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सल? रिवर्सल का मतलब होता है बैक टू पवेलियन, जहां से आए थे वहां चल जाओ। तो बताओ हम लोग कहां से आए थे? रेड लाइन से उठ के आए थे ना। तो हम लोग कहां तक जा सकते हैं? रेड लाइन तक जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लाइन? कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। अगर हमने ये वाला इंपेयरमेंट नहीं किया होता, अगर हमने ये वाला इंपेयरमेंट नहीं किया होता तो हमारे असेट का कैरिंग अमाउंट कितना होता बताओ? ईयर एंड 8 पे हमारे असेट का कैरिंग अमाउंट कितना होता? 100 माइनस 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 20। तो बोला ये कैरिंग अमाउंट 20 होता। मतलब हम लोग जो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे ना, वो मैक्स टू मैक्स 20 तक के लेवल तक जा सकते हैं, उससे ऊपर असेट की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब 25 तक तो रिवर्सल नहीं होगा फॉर श्योर। मैक्स टू मैक्स 20 तक ही रिवर्सल हो सकता है। ओके, नाउ हमारा रिकवरी अमाउंट था कितना? 25। तो हम लोग रिवर्स कहां तक कर सकते हैं? 20। तो व्हाट विल बी द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस? 10 होगा क्या? नहीं, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन। सर व्हाट इफ मेरा क्वेश्चन में यहां पे रिकवरेबल अमाउंट 25 ना देके 18 दिया होता, तो क्या करते? तो भी हम लोग 20 तक रिवर्स करते क्या? नहीं बच्चों, 20 तो मैक्सिमम लिमिट है रिवर्सल तक का, कि 20 से ऊपर रिवर्स नहीं कर सकते। 20 आपका मैक्सिमम लिमिट है। 20 आपका एक बेंचमार्क है, एक बेंचमार्क है, एक लिमिट है कि उससे ऊपर का रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर 18 है, मतलब यहां पे है, अगर आप यहां पे कहीं हो तो आप यहां तक रिवर्स करोगे, तो आप 18 तक ही रिवर्स करोगे। तो इसलिए इंपेयरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के प्रोविजन में क्या लिखाता है? We can reverse the impairment loss, okay, to the lower of carrying amount if there is no impairment या फिर actual recoverable amount। तो इसको समझाता हूं मैं एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से समझो। सो लेट सपोज अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट 25 था, अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट 25 था, तो स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट। तो वो कितना था? 20। तो लोअर कितना हो गया? 20 तक ही रिवर्स कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट 18 होता, कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट 20, तो आप कहां तक इंपेयरमेंट रिवर्स करोगे? 18 तक ही करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 इज द बेंचमार्क, उससे ऊपर का रिवर्सल नहीं कर सकते हो। लेकिन उससे अगर नीचे है रिकवरेबल अमाउंट, तो वहां तक ही करेंगे हम लोग फिर। ठीक है, जैसे इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि अगर लेट सपोज हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया कि लो 2000 रुपए लो, ठीक है, अपने लिए ये पर्टिकुलर सामान खरीद के ले आना, 2000 का बजट दिया है, तो क्या हम लोग जाके शॉपकीपर को बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को 2000 का ही लेना है? अगर आपको कोई सामान समझ में आ गया जो 1500 का था, तो आप 1500 का लोगे ना। आप पर्टिकुलर थोड़ी बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास 2000 है तो मेरे को 2000 का ही लेना है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, राइट? तो हम लोग वहां पे 2000 का लिमिट है। तो सिमिलरली यहां पे आपका ना 20 का एक बेंचमार्क है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हो। ओके, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हो। अगर रिकवरी अमाउंट कम है तो कम तक रहेंगे हम लोग। सो आई बिलीव ये था रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट। ये रिवर्सल कहां जाएगा? ये भी P&L में जाएगा। जहां इंपेयरमेंट लॉस गया था, रिवर्सल भी वहीं जाएगा। सो आई बिलीव ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। इससे मैंने क्या बताया, कब आपको इंपेयरमेंट करना है,
इंपेयरमेंट का लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग कैसे होगा, और रिवर्सल करना है तो रिवर्सल कैसे करोगे और उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। मैंने एक डायग्राम से, एक लाइन चार्ट से आपको सब कुछ समझा दिया। ये वाला, आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझा दूंगा एक बार, लेकिन मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया ये वाला। आगे बढ़ते हैं आप, चलो आगे चलते हैं आप। सो इसमें आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो समझो यहां पे अगर आपका असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो आप क्या करोगे, असेट की वैल्यू को डिक्रीज करोगे और जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आया उसको हम लोग पी एंड एल में रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट। लेकिन अगर आपका असेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो डेफिनेटली हम लोग असेट की वैल्यू को तो डिक्रीज करेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग इंपेयरमेंट लॉस का इंपैक्ट सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। अगर उससे ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस है तो उतना अमाउंट हम लोग पी एंड एल में डालेंगे। सर ये वाला ट्रीटमेंट कुछ पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा है? जी हां, इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन लॉस का ट्रीटमेंट सेम होता है। जी हां सेम होता है, दो उनका नेचर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बट उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। ओके, तो यहां पे क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपको याद होगा मैंने पीपी में क्या पढ़ाया था, बी केयरफुल ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। हो सकता है रिवैल्यूएशन रिजर्व एनुअल ट्रांसफर के पॉलिसी में हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, याद है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व का दो ट्रीटमेंट होता है, हमें इसको ट्रांसफर तो करना होता है रिटेन अर्निंग्स में, लेकिन टाइमिंग डिफर्स। इन ऑप्शन नंबर 1 यू ट्रांसफर द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ द असेट। इन ऑप्शन नंबर 2 यू ट्रांसफर द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स एनुअली ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट। ओके, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग मानेंगे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा ऑन डी रिकॉग्निशन। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है एनुअल ट्रांसफर का तो हम लोग एनुअल ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, यहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, मैं वो एग्जांपल यहां पे फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। ओके, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आ जाओ देख लो। तो क्या बोला है, ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेस किया है 9 लाख में, लाइफ 10 इयर्स था। तो बताओ डिप्रेशन पर ईयर कितना हो गया, 90,000। नाउ ईयर एंड 2 पे कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 9 लाख माइनस 90,000 इंटू 2 दैट इज 7,20,000। फेयर वैल्यू यहां पे है 9,60,000। तो रिवैल्यूएशन का गेन कितना आया, 2,40,000। ये कहां चला गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया और ये एक्यूमुलेट हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 9,60,000। लाइफ बचा कितना, 10 साल का लाइफ था, 2 साल बीत गया, बचा कितना, 8 ईयर्स। सो व्हाट इज द रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन पर ईयर, 9,60,000 डिवाइड बाय 8 ईयर इज इक्वल टू 1,20,000। नाउ अब आ जाओ ईयर एंड 6 पे। तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना बचा बताओ। तो यहां पे डेप्रिसिएशन है 120,000 पर ईयर और आपका यहां पे 4 साल हो गया, तो 120 इंटू 4 इज 480। सो 960 माइनस 480 इज 480 का कैरिंग अमाउंट है। यहां पे रिकवरेबल अमाउंट बोल रहा है 300,000 का है। तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 1,80,000 का आपका इंपेयरमेंट का नुकसान हो गया। अब क्वेश्चन आता है ये इंपेयरमेंट का नुकसान का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर आपके एंटिटी का पॉलिसी है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ द मशीनरी, तो ये पूरा का पूरा 180 हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा 240 हमारे पास बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 240 का बैलेंस है, उससे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अगर एंटिटी का पॉलिसी होता है एनुअल ट्रांसफर का ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स, तो हमें इन दैट केस इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ईयर एंड 6 पे, ईयर एंड 6 में हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो हमने क्रिएट कितना किया था, 240। अब बताओ हम लोग एनुअली ट्रांसफर कितना कर रहे हैं, बाय अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। वो कितना है, रिवैल्यूएशन के पहले डेप्रिसिएशन था 90 के, रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन है 120 के, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना हो गया 30 के। कितना साल है, 4 साल है, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। सो 240 माइनस 120 इज 120 का बैलेंस बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 180 का इंपेयरमेंट लॉस आया है 120,000 अदर कॉम्प्रिहेंसिव दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, जो बच गया 60,000 उसको हम लोग पी एंड एल से एडजस्ट करेंगे। आई बिलीव ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दो ये वाला एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी डिस्कस किया था आपके साथ, बट मैंने फिर डिस्कस कर दिया टू इंश्योर कि आप ये वाला एग्जांपल, ये वाला कॉन्सेप्ट भूलो ना। ओके, एंड अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिवैल्यूएशन लॉस
एंड इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट सेम होता है। रिवैल्यूएशन लॉस एंड इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, दो उनका नेचर काफी अलग है। नाउ कम्स रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, जैसा मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? सो वी रिवर्स द इंपेयरमेंट लॉस बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग: रिकवरेबल अमाउंट 25, या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट ओरिजिनली 20। जो लोअर क्या हुआ? 20 तक का लिमिट है, 20 के ऊपर नहीं जा सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका हो गया रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अब आता है इंपेयरमेंट का इंडिकेटर क्या होता है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इंडिकेटर कैन बी इंटरनल और कैन बी एक्सटर्नल। एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, ओके, नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट फिर भी आप एक और देख लो। फिर इंटरनल इंडिकेटर मतलब इंटरनल टू द एंटिटी, इट कैन बी फिजिकल डैमेज ऑफ द असेट। काम करते करते एसेट डैमेज हो गया, हमने एसेट का यूज ही चेंज कर दिया। पहले इस लैपटॉप को मैं क्लास लेने के लिए यूज कर रहा था, अब मैंने इस लैपटॉप को उठा के अपने एडमिन टीम को दे दिया, तो इसका यूज चेंज हो गया। इस एसेट का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया। एक लैपटॉप था मेरे पास, उसको पहले मैं यूज करता था, लेकिन वो लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है। ओके नाउ, तो उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाना। या फिर एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट एक्सटर्नल टू द एंटिटी। ओके, असेट की मार्केट वैल्यू ही डिक्रीज हो गई है, या फिर मार्केट में नए असेट्स आ गए हैं दैट आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ओके, इकोनॉमिकली एडवांस, लीगली एडवांस। ओके, या फिर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गया। सर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब व्हाई दिस इज एन इंपेयरमेंट इंडिकेटर? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वैल्यू इन यूज निकालते हो, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो वैल्यू इन यूज डिक्रीज होता है। ओके, एक रीजन ये भी होता है। दूसरा रीजन, अगर आपका मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो आपका जो असेट्स होता है वो कम अट्रैक्टिव होता है। ओके, जब उसका अट्रैक्टिवनेस कम होगा तो उसका डिमांड गिरेगा, डिमांड गिरेगा तो उसका प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो इट्स एन इंपेयरमेंट इंडिकेटर। ओके नाउ, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द एंटिटी इज मोर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एंटिटी। ये पूरे एंटिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। जो एंटिटी के जितने नेट असेट्स है उनका जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है एंटिटी के मार्केट कैप से। ओके, मतलब एज एन एंटिटी ओवरऑल ही लॉस में चल रहा है। सो दैट्स व्हाट इज अ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। ओके, एक बार आप रीड कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा। और तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट। देखो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि इंपेयरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग को हर रिपोर्टिंग डेट में इवैल्यूएट करना पड़ता है कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है या नहीं। ओके, अगर इंडिकेटर नहीं है तब तो साइड हटाओ, अगर इंडिकेटर है तो हमें उस असेट को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग एन असेट फॉर इंपेयरमेंट? मतलब हुआ उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालो और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट के बराबर है या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है? कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने समझा दिया, रिवर्सल मैंने समझा दिया। अब आता है ओवरऑल, ये जो पूरा इंड AS 36 है ना बच्चों, वो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है एंड दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो आज हम लोग समझते हैं रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है। सुनाओ, अब स्टैंडर्ड बोलता है रिकवरेबल अमाउंट मतलब इस असेट से हमें कितना पैसा रिकवर होगा। तो उसके लिए बोलता है हम लोग असेट से वैल्यू रिकवर कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो उस असेट को यूज करके या सेल करके। तो अगर यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू दैट वी विल जनरेट इफ वी यूज द असेट एंड इट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। और अगर सेल करके लेना है मतलब व्हाट इज द वैल्यू दैट वी विल गेट इफ वी सेल द असेट एंड इट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? स्टैंडर्ड बोलता है एक रैशनल पर्सन क्या करेगा बताओ? डेफिनेटली जिसमें भी हायर बेनिफिट मिल रहा है वो वाला बेनिफिट लेगा। सो नाउ इसका मतलब हुआ रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। नाउ कम्स द क्वेश्चन, सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल कैसे निकालेंगे एंड वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे? ओके, तो ये दोनों आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहला आता है आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। तो इसमें स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, पहले ब्रेक करो। फेयर वैल्यू अलग देखेंगे,
कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अलग देखेंगे ना। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, एज पर इंड एस 113 का जो फेयर वैल्यू आता है वो वाला लेंगे ना। इंड एस 113 फेयर वैल्यू को डिफाइन कैसे कर रहा है, बोला इंड एस 113 बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस दैट यू विल रिसीव on sale of the asset is called as fair value. What is the price that you will receive on sale of the asset? इसको अगर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो एक बात ध्यान रखना, फेयर वैल्यू में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए जहां पे फेयर वैल्यू भी दिया हुआ हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दिया हुआ हो, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को क्या करना, इग्नोर। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ हो और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दिया हुआ हो, तब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, तब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो तभी लगेगा अगर असेट सेल होगा तो, नहीं तो नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल, ब्रोकरेज कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट, लीगल ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, तो ये सब तभी इनकर होता है जब वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल, वैल्यूएशन फीस, वो वैल्यूएशन फीस तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप सेल करो चाहे सेल ना करो, राइट। तो ये वाला कंसीडर नहीं होगा, ये वाला कंसीडर नहीं होगा। रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज कंसीडर नहीं होगा। इनकम टैक्सेस या फाइनेंस कॉस्ट कंसीडर नहीं होगा। इनकम टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट, रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज कंसीडर नहीं होगा। टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऑन रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस फॉलोइंग द डिस्पोजल ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगा। यहां पे लिख लो, इट एक्सक्लूड्स, इट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, टैक्स कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करता है, फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करता है। मैंने लिस्ट बना दिया उसका आपके लिए। ओके, दूसरा मैंने आपको यहां पे बोला है आपको कि बी केयरफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एग्जाम में गलती होने का हाई चांसेस है। ओके, नाउ इन अराइविंग एट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डू नॉट कंसीडर फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड टैक्स कॉस्ट। ओके, इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस जो निकालते हो वो प्री टैक्स निकालते हो, इसके लिए कैरिंग अमाउंट भी प्री टैक्स चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट भी प्री टैक्स चाहिए। अगर रिकवरेबल अमाउंट प्री टैक्स चाहिए मतलब फेयर वैल्यू भी प्री टैक्स चाहिए। अगर फेयर वैल्यू प्री टैक्स चाहिए तो हमें यहां पे टैक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। नाउ तो फाइनेंस कॉस्ट क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, तो देखो असेट के कैपिटलाइज होने के बाद जो भी फाइनेंस कॉस्ट लगता है क्या वो असेट के कैरिंग अमाउंट में गया है, नहीं, तो उसको रिकवरेबल अमाउंट में क्यों लेना फिर, राइट। तो अगर कैरिंग अमाउंट में नहीं है तो रिकवरेबल अमाउंट में भी कंसीडर नहीं करना चाहिए ना हमें, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट ना कैरिंग अमाउंट में आएगा ना रिकवरेबल अमाउंट में आएगा। व्हेन आई से रिकवरेबल अमाउंट नहीं आएगा, व्हेन आई से रिकवरेबल अमाउंट में नहीं आएगा, आई मीन टू से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में भी नहीं आएगा और वैल्यू इन यूज में भी नहीं आएगा। ओके, दोनों जगह नहीं आता ये चीज। नाउ मैंने आपको इसका भी लॉजिक समझा दिया, इसका भी लॉजिक समझा दिया। एक एग्जांपल है मेरे पास टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग। आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेस किया 100 लाख में, लाइफ 10 इयर्स था, एट एंड ऑफ ईयर 4 बताओ कैरिंग अमाउंट कितना होगा 60, एट एंड ऑफ ईयर 4 कैरिंग अमाउंट 60। बोला मेरे पास फेयर वैल्यू है 55 लाख और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 5 लाख और ब्रोकरेज है 4 लाख, तो बताओ मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल क्या होगा, 55 माइनस 5 माइनस 4 46, नहीं 5 लाख तो फेयर वैल्यू में ऑलरेडी एडजस्टेड है ना बच्चा, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा 55 माइनस 4 इज 51 लाख। ओके, नाउ वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे, वैल्यू इन यूज विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। तो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%, कैश फ्लोज दिया हुआ है 11 लाख, लाइफ दिया हुआ है 6 इयर्स, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो 48 आ गया। तो हायर क्या है 51, हायर क्या है 51, तो मेरा 51 हो गया रिकवरेबल अमाउंट, मेरा कैरिंग अमाउंट था 60, तो मेरा क्योंकि मेरा asset is not fully recoverable, क्योंकि मेरा asset is not fully recoverable, hence I have to decrease the value of the asset down to its recoverable amount and this decrease is called as my impairment loss of 9। क्लियर है यहां तक आपको? चलो अब मैं चल रहा हूं आपको लेके वैल्यू इन यूज में। तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट। ओके, नाउ तो आपको यहां पे क्या चीज समझना है, समझो बात को। एक तो कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है, क्या क्या कैश फ्लोज में इंक्लूड होगा, क्या क्या कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट कौन सा ले, चलो एक एक करके समझते हैं। तो कैश फ्लो में सबसे पहला आपका इंक्लूड होगा कैश फ्लो फ्रॉम यूज ऑफ द असेट। असेट को यूज करने से जितने कैश फ्लो आ रहे हैं उसको कंसिडर करेंगे। उस कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए अगर कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है
तो उसको उसमें माइनस करेंगे, प्लस देखो समझो बात को, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट जितना कैश इनफ्लो हुआ वो लेंगे, जितना कैश आउटफ्लो हुआ वो लेंगे, और जब असेट का लाइफ खत्म हो गया, असेट को फेंक तो नहीं देंगे, असेट जो बचा हुआ उसको हम लोग बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, राइट। तो उसमें जो रेसिडुअल वैल्यू आएगा, टर्मिनल वैल्यू आएगा, उसको भी कंसिडर करना है। सर लेकिन ये तो हम लोग वो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि अगर असेट को यूज करेंगे तो इसमें रेसिडुअल वैल्यू क्यों ले रहे हैं? देखो आपके पास दो रास्ता है, आप डिसाइड करो। अगर हम लोग असेट को आज बेच दें तो क्या होगा? तो हम लोग बोलते हैं अगर असेट को आज बेचते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा, वो हो जाता है आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल। दूसरा रास्ता क्या ले रहे हैं, अगर हम लोग ऑप्ट करते हैं कि हम लोग असेट को यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ओवर द लाइफ असेट को पहले यूज करेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे, और जब असेट को यूज कर लिया ओवर द लाइफ, उसके बाद असेट को रखेंगे थोड़ी अपने पास, असेट को बेच देंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा वो कितना आया, राइट। तो सेकंड ऑप्शन में तो दोनों आएगा ना, यूज का भी डिस्पोजल का भी, लेकिन डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। ओके, तो यहां पे दोनों आएगा, समझो बात को। यहां पे पहले आएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए क्या आउटफ्लो लगा, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। ओके, तो ये कैश फ्लोज इंक्लूड होंगे। अब कुछ कैश फ्लोज है जो इंक्लूड नहीं होंगे। तो पहला आपको मालूम है रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज इंक्लूड नहीं होगा, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रोविजन फॉर डीआरआरसी, जो हम लोग बोलते हैं डीकमिशनिंग, रिमूवल और रीस्टोरेशन कॉस्ट, वो कंसीडर नहीं होता है। उस पर एक एडजस्टमेंट है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, फिर फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं होता है। ओके, कोई असेट में हम लोग फ्यूचर में कोई इनहेंसमेंट्स करने वाले हैं या इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं तो उसको भी कंसीडर नहीं करें। क्यों? देखो फ्यूचर में कॉस्ट इनकर करके इंप्रूवमेंट या इनहेंसमेंट्स करने वाले हैं तो क्या वो कैरिंग अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, तो उसको रिकवरेबल अमाउंट में रिफ्लेक्ट क्यों कराना, राइट, तो उसको भी नहीं लेंगे। अगर असेट में हम लोग को कुछ फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग करना है तो उस, और फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग करने के कारण मेरा असेट का कैश फ्लोज बढ़ने वाला है तो उसको कंसीडर करेंगे क्या? तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग करने का जो कॉस्ट लग रहा है क्या वो मेरा कैरिंग अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं, तो रिकवरेबल अमाउंट में क्यों रिफ्लेक्ट करना, तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। ये सारे कैश फ्लोज एक्सक्लूड होते हैं। नाउ डिस्काउंट रेट कौन सा लेना, तो मैंने बोला था ना प्री टैक्स कैश फ्लोज using pre-tax discount rate to arrive at pre-tax value in use to arrive at pre-tax recoverable amount so that we arrive at pre-tax impairment loss। ओके, तो ये pre-tax discount rate लेंगे हम लोग। ना जब हम लोग कैश फ्लो का एस्टिमेट करते हैं तो हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखना है। एक थियोरेटिकल पॉइंट देख लो, बोला हमें रीजनेबल और सपोर्टेबल अजम्पशंस के बेसिस पे कैश फ्लो लेना चाहिए, एक्सटर्नल एविडेंस को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मोस्ट रीसेंट बजट्स और फॉरकास्ट के बेसिस पे लेना चाहिए, और जो प्रोजेक्शंस करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज का वो मैक्स टू मैक्स 5 साल का ले सकते हैं अनलेस लॉन्गर पीरियड इज जस्टिफाइड। ओके, अनलेस लॉन्गर पीरियड इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड कैसे होगा? लेट सपोज मेरे पास एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट 10 ईयर्स का इस मशीन से, सो वो जस्टिफाइड है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो वो जस्टिफाइड हो सकता है वहां पे फिर। ठीक है ना, अब आता है फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग। तो मैंने आपको बोला था अभी फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग होता है या इंप्रूवमेंट्स होता है या इनहैंसमेंट्स होता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं उसके बेनिफिट्स को। लेकिन अगर मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान ऑफ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, ओके, और ये बात कंसर्न या अफेक्टेड पार्टीज को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है, सो इन दैट केस डेफिनेटली वी can consider the benefits of future restructuring while calculating the recoverable amount। लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स नहीं कंसीडर करेंगे तो हम लोग कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम लोग अपने रिकवर वैल्यू न्यूज को इंक्रीज कराएंगे विद द बेनिफिट्स, बट उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग या इंप्रूवमेंट्स या इनहैंसमेंट्स। इस पे एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपके आरटीपी नवंबर 24 में आया था, तो वो एज ए एलडीआर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको सॉल्व करना। ओके, तो ये वाला भी हो गया आपका। ओके, नाउ अब आता है व्हाट इफ अगर कैश फ्लोज मेरा फॉरेन करेंसी में हो तो एक बात समझो, अगर कैश फ्लोज आपका फॉरेन करेंसी में हो तो डिस्काउंट रेट भी फॉरेन करेंसी का लेना और वैल्यू इन यूज सबसे पहले फॉरेन करेंसी में निकाल लो। मेरी बात को ध्यान सुना, अगर कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में है तो वो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? फॉरेन करेंसी का, तो डिस्काउंट रेट कौन सा लो? फॉरेन करेंसी का। फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज, फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट रेट को कंसीडर करते हुए फॉरेन करेंसी में ही वैल्यू न्यूज निकाल लो ना। इसको आज का स्पॉट रेट से आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, इसको आज के स्पॉट रेट से आईएनआर में
कन्वर्ट कर लो और आपका वैल्यू इन यूज INR में निकल गया। ओके, सिंपल। नाउ अब आता है यहां पे कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं जहां पे इट इज, देखो, आइडियली रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, लेकिन स्टैंडर्ड आपको बता रहा है इन 3 सर्कमस्टेंसेस में आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। वो कौन से सर्कमस्टेंसेस से, आ जाओ। बोला आपने लेट सपोज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज दोनों में से कोई एक निकाला और वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ गया। अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ गया मतलब क्या आ गया, मतलब क्या हुआ, हमें दोनों का हायर लेना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल और वैल्यू इन दोनों का हायर लेना है, राइट। तो अगर एक भी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आया मतलब क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट विल ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। तो बोला इंपेयरमेंट लॉस तो आने का नहीं है, तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट, आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, एक रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो। तो बोला उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैल्यू इन यूज को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए अपना रिकवरेबल अमाउंट निकाल के इंपेयरमेंट लॉस का टेस्टिंग कर लेंगे। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट, बोला देयर इज, हमें ऐसा लगता है हम लोग वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किए नहीं है, हम लोग वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किए नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल से ज्यादा आ जाएगा। मतलब हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल निकाला है और वो लेट सपोज आया है 10 लाख, और हमें लगता है कि वैल्यू इन यूज 10 लाख से कम ही रहेगा या 10 लाख तक रहेगा, 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, राइट, बिकॉज दोनों का हायर लेना है और हायर तो फेयर वैल्यू रहेगा, तो हम लोग फिर वही ले लेंगे, वैल्यू इन यूज निकालने की जरूरत नहीं है उस केस में। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल से ऊपर नहीं होगा, ओके, सो उस केस में हम लोग ये वाले 3 सर्कमस्टेंसेस थे। अगेन एक थियोरेटिकल पॉइंट है, किसी एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको। ओके, सो ये हो गया आपका। सो देखो अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट, और एग्जांपल हमने लिया टू इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट एंड द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। ओके, हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ इंपेयरमेंट क्या होता है, कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर कब इवैल्यूएट करते हैं, वो ट्रिगर होता है तो क्या करते हैं, नहीं ट्रिगर होता है तो क्या करते हैं, फिर ठीक है, फिर इंपेयरमेंट इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पढ़ा, हमने रिकवरेबल अमाउंट का मतलब भी समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज और सर्कमस्टेंसेस जहां पे हमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं एक डिफरेंट स्टेज में, जहां पे हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टेज। समझो, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर असेट है, लेट सपोज ये माइक, इस माइक का कैरिंग अमाउंट मुझे मालूम है क्या, हाँ मुझे मालूम है, ओके, क्योंकि मुझे मालूम है इसका लाइफ क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, मैं कैरिंग अमाउंट निकाल सकता हूं। इस असेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल मुझे मालूम है क्या, हाँ मुझे मालूम है कि अगर इस माइक को मैं आज बेचने जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, आई कैन एस्टिमेट दैट। बट कैन आई एस्टिमेट कि इस माइक का वैल्यू इन यूज कितना होगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या ये माइक इंडिपेंडेंटली कोई कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, नहीं। ये माइक, ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये स्क्रीन, ये आईपैड, ये टैबलेट, राइट, और ये पेंसिल, हम लोग सब मिलके कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कोई भी एसेट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है। इट्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स द कैश फ्लोज, नॉट एन इंडिविजुअल एसेट। तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज होता है। तो अब यहां पे स्टैंडर्ड बोलता है, तो हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर एसेट का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना है तो कैसे करें। तो स्टैंडर्ड यहां पे एक कॉन्सेप्ट देता है CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। इसमें क्या बोलता है, पहले बोला मैं आपको CGU का मतलब समझाऊंगा, बट पहले आप यहां पे लॉजिक समझो। बोला अगर आपके किसी इंडिविजुअल एसेट पे, लेट सपोज माइक पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट द माइक फॉर इंपेयरमेंट, दैट इज असेस द रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। ओके, तो कैरिंग अमाउंट जानना आसान है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल जानना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू इन यूज में दिक्कत आती है बच्चों। ओके, तो बोला देखो, इज द असेट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। अगर हाँ, अगर असेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकता है तो यस, टेस्ट द असेट फॉर इंपेयरमेंट, टेस्ट द इंडिविजुअल असेट फॉर इंपेयरमेंट। लेकिन अगर आंसर आता है नहीं,
असेट इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? सो इन दैट केस वी आइडेंटिफाई द सीजीयू, द generating unit, the cash generating unit to which the asset belongs। अब वो कैश जनरेट क्या हुआ? ये पूरा ग्रुप ऑफ असेट्स बिकम्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ये पूरा ग्रुप ऑफ असेट बिकम्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट। तो हम लोग पहले उस सीजीयू को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं क्या सीजीयू पे भी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। क्या सीजीयू पे भी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर? लेट सपोज ये माइक डैमेज हो गया, ये माइक डैमेज हो गया, तो इसके लिए इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है एंड दिस माइक नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, तो क्या मैं चाह के भी इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट नहीं कर सकता हूं? सो दैट आई नीड टू नाउ आइडेंटिफाई व्हाट इज द कैश जनरेटिंग यूनिट और अ ग्रुप ऑफ असेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लोज, सो दैट उस ग्रुप ऑफ असेट्स का वैल्यू इन यूज में निकाल पाऊं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नाउ अब जब सीजीयू आइडेंटिफाई किया मैंने, तो अब मुझे देखना है क्या सीजीयू पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या। लेट सपोज इंडिविजुअल असेट पे तो इंडिकेटर है, लेकिन ओवरऑल सीजीयू पे कोई इंडिकेटर नहीं है। ओवरऑल सीजीयू पे कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है, तो क्या मैं सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करूं? नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा मैं। लेकिन अगर सीजीयू पे भी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, तो मैं सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करूंगा। तो मैं सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करूंगा। अब कैसे करना है इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट? तो मैं कैरिंग अमाउंट लूंगा, सीजीयू का कैरिंग अमाउंट, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट, फिर मैं निकालूंगा सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, और इस इंपेयरमेंट लॉस को मैं सीजीयू में जितने भी एप्लीकेबल असेट्स हैं उन पे एलोकेट कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। अगर सीजीयू पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग एंटिटी को इंपेयरमेंट टेस्ट तो नहीं करना है। नाउ एंटिटी नीड्स टू रिव्यू द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस माइक, द मेथड्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस माइक एंड द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ दिस माइक। ओके, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। आई बिलीव आपको सीजीयू का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि सीजीयू का कॉन्सेप्ट आया क्यों। ओके, सो नाउ अब हमें सीजीयू का मतलब समझना आसान हो जाएगा। CGU is the smallest identifiable group of assets capable of generating independent cash flows. CGU can be a group of assets, या एक प्रोडक्शन लाइन हो सकता है, या एक डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर पूरा कंपनी ही हो सकता है CGU। ओके, नाउ तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज और समझो, अगर कोई असेट है ओके, जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, ओके, या फिर एंटिटी का इंटेंशन है उस असेट को डिस्पोज ऑफ कर देने का, तो इन दोनों असेट्स को हम लोग, इवन दो हम लोग उसका वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पा रहे हैं, तब भी हम लोग इन दोनों असेट्स को इंडिपेंडेंटली इंपेयरमेंट के लिए इवैल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे। ओके, नाउ तो आई बिलीव आपको सीजीयू का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होगे सर इंपेयरमेंट लॉस जो आता है सीजीयू का, वो तो पहले गुडविल में जाता है ना। तो मैंने अभी गुडविल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अब मैं गुडविल का कॉन्सेप्ट सीजीयू के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको बोला था क्या, हम लोग इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कब करते हैं? जब इंपेयरमेंट का इंडिकेटर ट्रिगर होता है, तो हम लोग असेट को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन तीन असेट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें इंपेयरमेंट के लिए एनुअली टेस्ट करना पड़ता है, चाहे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हो, चाहे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर ना हो, हमें उसको एनुअली टेस्ट करना ही पड़ता है। एंड व्हाट आर दोस थ्री असेट्स? वो है पहला गुडविल, दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, एंड तीसरा है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट फेज। ओके, सो नाउ कंसीडरिंग गुडविल, अब क्योंकि हमें गुडविल को एनुअली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ता है, और अगर नाउ क्वेश्चन मेरा आता है व्हाट इफ अगर सीजीयू में गुडविल भी आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है ना, सीजीयू में गुडविल डाल के देता है वो लोग, राइट। बोला अगर सीजीयू में गुडविल भी है तो क्या? तो अभी तक मैंने क्या बोला, हम लोग को सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट तभी करना है जब सीजीयू पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। लेकिन अगर सीजीयू में गुडविल आ जाए तो हमें सीजीयू को, पूरे सीजीयू को
इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट एनुअली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल का इंपेयरमेंट टेस्टिंग इंडिविजुअली कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो जो पूरा सीजीयू है, उस सीजीयू के साथ हमें पूरा इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। सो नाउ अगर सीजीयू में गुडविल है तो सीजीयू नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली एट द सेम टाइम एवरी ईयर। ओके, नाउ अब गुडविल 3 तरह का होता है, समझना बात को। स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल फॉर अ सीजीयू, उस पर्टिकुलर सीजीयू का गुडविल स्पेसिफिकली आपको मालूम है। ओके, नाउ दूसरा, स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल तो नहीं है लेकिन आप एलोकेट कर सकते हो, पर्टिकुलर रेशियो आप इसको एलोकेट कर सकते हो। तीसरा, स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल तो नहीं है और आप इसको एलोकेट भी नहीं कर सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएलोकेबल गुडविल बोलते हैं इसको हम लोग, unallocable goodwill. Okay, now accounting treatment of these two type of goodwill is same and this goodwill is different. Okay, इस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। नाउ तो अब क्या करेंगे, इन दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर द कैरिंग अमाउंट, वी कंपेयर द रिकवरेबल अमाउंट, और जो भी इंपेयरमेंट लॉस आया उसको हम लोग पहले गुडविल से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद रेस्ट एप्लीकेबल एसेट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। ये बार बार एप्लीकेबल एसेट्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कुछ कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन पे इंड एस 36 का इंपेयरमेंट अप्लाई नहीं होता। सर वो कौन से एसेट्स हैं? इन्वेंटरी पे अप्लाई नहीं होता है, डेफर टैक्स पे अप्लाई नहीं होता है, रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे नहीं होता है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पे नहीं होता है, इंड एस 19 के प्लान एसेट्स पे नहीं होता है, फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं होता है, राइट। तो ये सारे एसेट्स पे आपका इंड एस 36 का इंपेयरमेंट अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके सेपरेट इनके अपने स्टैंडर्ड्स में इंपेयरमेंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, तो वो जो एसेट्स आ रहे हैं ना कैरिंग अमाउंट, वो आफ्टर इंपेयरमेंट होके ही आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इंपेयर हो चुके हैं अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, तो यहां पे लाके फिर से कोई इंपेयरमेंट नहीं करना है उनका हमें। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो मैं ये वाला आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ये वाला पार्ट डोंट वरी, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। ओके, तो मैं ये वाले गुडविल पे जाने के पहले इसका एग्जांपल लेके समझाऊं पहले आपको। आ जाओ, देखो, तो बोला ये एक सीजीयू है मेरे पास जिसमें कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं, बिल्डिंग आ रहा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, गुडविल आ रहा है, गुडविल आ रहा है, गुडविल आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इन्वेंट्रीज आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, बायोलॉजिकल एसेट्स आ रहा है, डेफर्ड टैक्सेस आ रहा है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से एसेट्स हैं ऐसे हैं जिन पे इंड एस 36 नहीं लगेगा? बिल्डिंग पे लगेगा क्या? हाँ। प्लांट पे लगेगा क्या? हाँ। गुडविल लगेगा क्या? हाँ। इन्वेंट्री पे नहीं लगेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स पे नहीं लगेगा क्योंकि फाइनेंशियल एसेट हो गया, बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगेगा, डेफर्ड टैक्स पे भी नहीं लगेगा, इन चारों पे नहीं लगेगा। ओके, नाउ तो मुझे बताओ पहले पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कितना है? 1265, सॉरी 1265। तो जब कैरिंग अमाउंट ले रहे हो सीजीयू का ना, तो पूरा सीजीयू का लेना 1265, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट पूरे सीजीयू का है, तो पूरे सीजीयू का रिकवरेबल कितना है? 1130। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया बताओ? तो 135। अब ये इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन कैसे होगा? सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल कितना है? 90, गुडविल पे क्या? 90। अब रेस्ट किस पे जाएगा बताओ? तो बचा कितना? 45, 45 का इंपेयरमेंट लॉस बच गया, वो किस पे जाएगा? टू द एप्लीकेबल असेट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो इन्वेंट्री इज नॉट एन एप्लीकेबल, ट्रेड रिसीवेबल एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजिकल से एप्लीकेबल नहीं है, डेफर्ड टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं। तो बचा कौन सा? बिल्डिंग और प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो रेशियो क्या हो गया? 700:200। तो आ जाओ, बिल्डिंग पे कितना गया? 45 इंटू 700 बाई 900, प्लांट इक्विपमेंट कितना गया? 45 इंटू 200 बाय 900, दैट इज 10। ये एलोकेशन हो गया। तो शेड्यूल ऑफ इंपेयरमेंट क्या हो गया? तो मेरा प्रायर टू इंपेयरमेंट ये सारे कैरिंग अमाउंट थे। इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कितना हुआ? गुडविल पे 90, फिर बिल्डिंग पे 35, बिल्डिंग पे 35 और प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 10, प्लांट इक्विपमेंट पे 10। तो ये हो गया मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। सो आई बिलीव आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं चल रहा हूं आपका एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जब आपका गुडविल अनएलोकेबल होता है तो क्या करें? आ जाओ उस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपका गुडविल किसी पर्टिकुलर सीजीयू में अनएलोकेबल है तो वो हम लोग को क्या करना है? यहां पे आइडेंटिफाई करना है ग्रुप ऑफ सीजीयूज। अभी क्या था? सीजीयू वाज अ ग्रुप ऑफ असेट्स। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ सीजीयूज जिसपे वो अनएलोकेबल गुडविल एलोकेबल हो सकता हो। ओके, ग्रुप ऑफ सीजीयू वो आइडेंटिफाई करना है जिसपे वो एलोकेबल हो सकता है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। नाउ अब हमें क्या करना है? यहां पे 2 स्टेज में काम करना है, 2 स्टेज अप्रोच। सो स्टेज 1 क्या होगा?
उस ग्रुप ऑफ सीजीयूज में जितने भी सीजीयू हैं, पहले उनको इंडिविजुअली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करो विदाउट कंसीडरिंग अनएलोकेबल गुडविल। विदाउट कंसीडरिंग अनएलोकेबल गुडविल पहले इंडिविजुअली सारे सीजीयूज को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करो। ओके, डन। नाउ स्टेज 2 में क्या करना है? नाउ टेस्ट द लार्जर सीजीयू, दैट इज द ग्रुप ऑफ सीजीयूज फॉर इंपेयरमेंट इंक्लूडिंग दैट अनएलोकेबल गुडविल। बोला स्टेज 2 का जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा ना बच्चों, स्टेज 2 का जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, वो इंपेयरमेंट लॉस और किसी का नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अनएलोकेबल गुडविल का ही होगा। क्यों? क्योंकि और सारे देखो ग्रुप ऑफ सीजीयू, जो लार्जर सीजीयू में क्या क्या आ रहा है? इंडिविजुअल सीजीयूज और अनएलोकेबल गुडविल। नाउ इंडिविजुअल सीजीयूज तो ऑलरेडी इंपेयर होके आए हैं, तो उस पर तो इंपेयरमेंट लॉस और जाएगा नहीं, तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस आया वो कहां जाएगा? अनएलोकेबल गुडविल पे जाएगा, वो अनएलोकेबल गुडविल पे जाएगा। ओके सर, अगर ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो आएगा ही नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा ये बात को। ओके, तो पहले एक बार थियोरेटिकली पढ़ते हैं, फिर इसका भी मैंने एग्जांपल लिया है, मैं वो भी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। आ जाओ। तो स्टेज 2 में क्या बोल रहा है? स्टेज 1 में क्या बोल रहा है? टेस्ट इंडिविजुअल सीजीयू फॉर इंपेयरमेंट एक्सक्लूडिंग द अनएलोकेबल गुडविल। ओके, नाउ स्टेज 2 में क्या बोल रहा है? टेस्ट द लार्जर सीजीयू, दैट इज द ग्रुप ऑफ सीजीयूज फॉर इंपेयरमेंट टू विच द अनएलोकेबल गुडविल कैन बी एलोकेटेड। ओके, नाउ इंपेयरमेंट लॉस विल नेवर एक्सीड द अनएलोकेबल गुडविल पार्ट, इट विल नेवर। ओके, नाउ अब एक बात समझो, यहां पे आपको बहुत जगह टर्म दिखा होगा, कॉर्पोरेट असेट्स। ओके, कॉर्पोरेट असेट्स। तो एक बात बताऊं, कॉर्पोरेट असेट्स का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होता है गुडविल से। जो मैंने बोला ना, तो कॉर्पोरेट असेट भी 3 तरह का होता है, जो स्पेसिफिकली फॉर दैट सीजीयू हो, या स्पेसिफिकली फॉर सीजीयू नहीं हो बट एलोकेट कर सकते हो आप, या फिर आप एलोकेट नहीं कर सकते हो। तो इसका ट्रीटमेंट भी, ये कॉर्पोरेट असेट भी 3 तरह का होता है, और ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली सेम एज गुडविल। बस एक डिफरेंस है, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट असेट्स का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट असेट्स? ओके, ऐसा असेट्स जो मल्टीपल सीजीयूज को सर्व करता है। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे अगर आईटीसी का कॉर्पोरेट ऑफिस है कोलकाता में, ओके, सो नाउ वो कॉर्पोरेट ऑफिस उसके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी सर्व करता है, टोबैको सेक्टर को भी सर्व कर रहा है, उसके पेपर डिवीजन को भी सर्व कर रहा है, उसके जो मल्टीपल जितने भी बिजनेस है सबको वो सर्व कर रहा है, पैकेजिंग को भी सर्व कर रहा है, सबको सर्व कर रहा है वो। So basically that is called as a corporate asset. That is called as a corporate asset. Okay. Now, तो मैं यहां पे लिखा, देखो, अवर प्रिंसिपल अप्लाइज टू कॉर्पोरेट असेट्स एज वेल, मैंने यहां पे क्लियरली लिख दिया है। However, impairment loss on goodwill can't be reversed, but all impairment loss on corporate assets can be reversed. Okay. Now, अब इसका एग्जांपल लेते हैं so that we understand the concept in a better manner. आ जाओ। तो बोला एक एंटिटी है जिसके पास 2 सीजीयू है, सीजीयू ए और सीजीयू बी। सीजीयू ए में ये 3 असेट्स है, पीपी है, गुडविल है और इन्वेंट्री है। तो ये वाला गुडविल देखो स्पेसिफिकली एलोकेबल है। ओके, नाउ इसके अलावा इस एंटिटी के पास और भी कुछ है, कॉर्पोरेट असेट्स है जो कि अनएलोकेबल है, और गुडविल है जो भी अनएलोकेबल है। ओके, और इनका वैल्यू कितना है? 110 एंड 10। अब बता रहा है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू ए कितना है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू बी कितना है, एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पूरे एंटिटी का कितना है। तो हमें क्या करना है इसको, क्योंकि यहां पे अनएलोकेबल पार्ट आ गया है, तो हमें 2 स्टेज में काम करना पड़ेगा। स्टेज 1 जहां पे हम लोग इंडिविजुअली सीजीयू ए और सीजीयू बी को इंपेयरमेंट के टेस्ट करेंगे, स्टेज 2 जहां पे हम लोग पूरे एंटिटी को इंपेयरमेंट के टेस्ट करेंगे। ओके, तो आ जाओ। तो पहले इस सीजीयू ए और सीजीयू बी को इंपेयरमेंट के टेस्ट कर लेते हैं। तो सीजीयू ए का कैरिंग अमाउंट कितना है? 1020, और बी का कितना है? 760। तो देखो मैंने लिख दिया 1020 और 760। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? ए का है 1000, बी का है 720। सो 1000 और 720। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना है? ए का आया 20। अब ये 20 कहां जाएगा? सब पूरा का पूरा गुडविल में चल जाएगा। गुड। नाउ यहां पे इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 760 माइनस 720 इज 40। तो ये 40 का इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा? सबसे पहले 30 गुडविल में जाएगा, और 10 जो बचा वो कहां जाएगा? पीपी में जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री पे तो इंड AS 36 का इंपेयरमेंट नहीं जाएगा, राइट? तो 10 जो बचा वो चल जाएगा पीपीई में।
तो ये आपका स्टेज 1 हो गया। अब आ जाओ स्टेज 2 पे, टेस्ट द एंटायर एंटिटी फॉर इंपेयरमेंट। तो मुझे बताओ, जब स्टेज 2 में आओगे तो सीजीयू ए का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 1020 था, 20 का इंपेयरमेंट लॉस, तो कितना हो गया? 1020 माइनस 20 इज 1000। सीजीयू बी का कैरिंग अमाउंट था 760, 40 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया, तो कितना हो गया? 760 माइनस 40, 720। तो ये दोनों असेट ऑलरेडी इंपेयर्ड हैं, इसको फर्दर इंपेयर करना है क्या? नहीं, इसको फर्दर इंपेयर नहीं करना है। ओके, तो अब बचा क्या? कॉर्पोरेट असेट्स 110 का और गुडविल 10 का। तो लिखो, ये अनएलोकेबल थे, 110 का और 10 का ये अनएलोकेबल थे, तो इसको हमें इंपेयरमेंट के टेस्ट करना पड़ेगा, ये अनएलोकेबल थे। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? टोटल ऐड करो तो 1000 प्लस 720 प्लस 110 प्लस 10 इज 1840 आ गया आपका कैरिंग अमाउंट। और आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हो? 1825। तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आया बताओ तो? आपका इंपेयरमेंट का नुकसान कितना आया? 40। तो ये 40 कहां एलोकेट होगा? सबसे पहले अनएलोकेबल गुडविल में जाएगा, सबसे पहले आपका अनएलोकेबल गुडविल में जाएगा, उसके बाद जो इंपेयरमेंट लॉस बच गया वो चल जाएगा कॉर्पोरेट असेट्स में 5 का। तो क्या सीजीयू ए और सीजीयू बी को टच किया? नहीं किया। सर ऐसा एग्जांपल ड्राफ्ट करो ना जहां पे सीजीयू ए और सीजीयू बी को भी टच कराओ। चलो डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज अगर ये मेरा 1700 होता, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एंटिटी 1700 होता, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आता? 140। 140 को एलोकेट कैसे करते? सबसे पहले हम लोग गुडविल में डालते 10, कॉर्पोरेट एसेट में डालते कितना? 110, तो बचा कितना? 20 बचता। तो अब 20 को एलोकेट कहां करें? इन दोनों में। तो एक बात बताओ लॉजिकली, अगर एक फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर है, एक मेंबर कमा रहा है 1000, दूसरा मेंबर कमा रहा है 720, तो पूरे फैमिली का अर्निंग क्या 1720 से कम होगा? कभी भी 1720 से ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता है, राइट? 1720 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है सीजीयू और सीजीयू बी का मिलकर कुछ सिनर्जीज होता होगा, उससे ज्यादा हो जाता होगा, लेकिन उससे कम तो नहीं हो सकता है ना, राइट? तो यहां पे 1720 से कम का इंपेयरमेंट लॉस आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आपका अगर 1720 का रिकवरेबल अमाउंट इज द लीस्ट रिकवर अमाउंट पॉसिबल, उससे नीचे हो ही नहीं सकता है, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 120। मतलब इससे ज्यादा का इंपेयरमेंट लॉस आ ही नहीं सकता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल एज एन असाइनमेंट ड्राफ्ट किया है विच यू हैव टू सॉल्व। ओके, ये वाला 1, 2 और 3, ये 3 एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना है। ये वाला नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे जाओ और आप ये वाला नोट्स डाउनलोड करो और इन 3 एग्जांपल को सॉल्व करना, प्लस एलडीआर क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर का दूंगा उसको भी सॉल्व करना आप लोग। ओके, ना अब आता है नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। मैंने ये वाला आपको बता दिया, लेकिन एक बार हल्का सा मैं आपको इस पे हिंट और देना चाहता हूं। जो मैंने बोला ना एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग, देखो अगर कोई नॉर्मल असेट है, तो उसका इंपेयरमेंट का टेस्टिंग कब होगा? समझो बात को। ये रिपोर्टिंग डेट आया, हम लोग यहां पे देखेंगे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? नहीं है, नो टेस्टिंग रिक्वायर्ड। इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? नहीं है, नो टेस्टिंग रिक्वायर्ड। इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? हाँ है, तो यहां पे हम लोग टेस्ट करेंगे इंपेयरमेंट का। फिर देखेंगे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? नहीं है, तो नो टेस्टिंग रिक्वायर्ड। इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है क्या? हाँ है, तो टेस्ट करेंगे हम लोग यहां पे। ओके, ये हो गया नॉर्मल एसेट के लिए। अब बात कर रहा हूं इन 3 एसेट्स के लिए, गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटेंजिबल्स इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यू दैट इज अंडर डेवलपमेंट, या इंटेंजिबल्स विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। इनके लिए क्या होगा? लेट सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग हर रिपोर्टिंग डेट में हर साल यहां पे हम लोग इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे, तो ये तो करना जरूरी है, यहां पे तो टेस्ट होगा ही होगा, ये तो मैंडेटरी हो गया। लेकिन अब यहां पे स्टैंडर्ड एडिशनली बोलता है हम लोग यहां पे आके ये भी देखेंगे कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है या नहीं। अगर नहीं है तो टेस्ट नहीं करेंगे, यहां पे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है तो टेस्ट नहीं करेंगे, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है तो हम लोग यहां पे भी टेस्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने इसलिए यहां पे क्या लिखा है, जनरल रूल में क्या लिखा है, whenever impairment indicators gets triggered, इसमें क्या लिखा? फॉर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग बिलो 3। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फॉर दीज 3 एसेट्स वी हैव टू टेस्ट एट द सेम टाइम एवरी ईयर एनुअली तो करेंगे ही, इन 3 एसेट्स के लिए एनुअली तो करेंगे ही, जब इंपेयरमेंट का इंडिकेटर होगा तब भी करेंगे। रेस्ट एसेट्स के लिए, जो इन 3 एसेट्स को छोड़ के और जो एसेट्स बचे उनके लिए हम लोग तभी इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करेंगे जब इंपेयरमेंट का इंडिकेटर ट्रिगर होगा तब।
दैट्स ऑल। ओके, नाउ अब कुछ एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, रिमूवल और रीस्टोरेशन कॉस्ट। तो आपको याद होगा मैंने जब आपको रिकवरेबल अमाउंट सिखा रहा था तो फ्रॉम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल एंड फ्रॉम वैल्यू इन यूज, मैंने बोला था दोनों में ही रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इफ रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज इज इन द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, रिमूवल एंड रीस्टोरेशन कॉस्ट, एंड हमारे पास जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल आया है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सेपरेट फ्रॉम द प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को तीनों से एडजस्ट करेंगे, मतलब कैरिंग अमाउंट से भी एडजस्ट करेंगे, आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल से भी एडजस्ट करेंगे एंड वैल्यू इन यूज से भी एडजस्ट करेंगे, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे। ओके, आइडियली वी विल ट्राई टू नॉट कंसीडर दिस ओनली, आइडियली वी विल ट्राई कि आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कंसीडर करे ही ना। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे हमारे पास हम लोग असेट को बेचना चाहते हैं और जब बेचेंगे तो हमें साथ साथ में डीकमिशनिंग का कॉस्ट को भी, अपने डीकमिशनिंग का जो ऑब्लिगेशन है उसको भी साथ साथ आपको ट्रांसफर करना है। ओके, अगर ऐसा सिचुएशन आता है सो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल जो आएगा वो तो नेट आएगा, तो हमें वैल्यू इन यूज और कैरिंग अमाउंट को भी नेट करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन है, उसको मैं एलडीआर में रखूंगा। ओके, नाउ अब आता है इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो ये वाला मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा कल तक, वो वाला देख लेना, आप वहां से हो जाएगा। इसका मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, नाउ बिकॉज इट इज मोर ऑफ पर्टेनिंग टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इसमें मैं मर्ज नहीं करना चाहता हूं इसको। एक और बात, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर, तो मैं सोचा उसका एडजस्टमेंट बोल के आपसे साथ डिस्कस कर दूं। देखो समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना बात को। जब भी हम लोग सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीजीयू का कैरिंग अमाउंट लेते हैं, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं, सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं और इस इंपेयरमेंट लॉस को हम लोग एलोकेट करते हैं सबसे पहले गुडविल पे, और फिर रेस्ट जो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस बचा उसको हम लोग एलोकेट करते हैं टू एप्लीकेबल असेट्स इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। राइट, अब यहां पे मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं, समझो बात को। पॉइंट नंबर 1, ये जो कैरिंग अमाउंट आएगा ना बच्चों, ओके, इस कैरिंग अमाउंट में मल्टीपल असेट्स के कैरिंग अमाउंट होंगे, इस कैरिंग अमाउंट में मल्टीपल असेट्स के कैरिंग अमाउंट होंगे। राइट, नाउ स्टैंडर्ड बोल रहा है अगर इन असेट्स में से कोई असेट ऐसा है जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल है कि वो इंपेयर्ड है, ओके, इन असेट्स में से कोई असेट अगर ऐसा है कि वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल है कि वो इंपेयर्ड है, तो उसका इंपेयरमेंट करने के बाद का जो वैल्यू होगा वो यहां पे लेना, वो यहां पे लेना। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट असेट्स है, ओके, जो एलोकेबल है मल्टीपल सीजीयूज में, 1 2 3 मल्टीपल सीजीयूज में एलोकेबल हैं, तो उसको हम लोग एलोकेट किस रेशियो में करेंगे, सीजीयू के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। तो हम लोग क्या करना है, लेट सपोज हमारे पास कैरिंग कॉर्पोरेट असेट का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ होगा, ओके, सीजीयू ए, सीजीयू बी, सीजीयू सी, इन तीनों का भी कैरिंग अमाउंट दिया हुआ होगा, इन तीनों का भी कैरिंग अमाउंट दिया होगा, इन तीनों का लाइफ भी दिया हुआ होगा, इन तीनों का लाइफ भी दिया हुआ होगा। तो हम लोग क्या करना है, हमें कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय लाइफ, कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय लाइफ करके ये जो रेशियो आएगा, इस रेशियो पे हमें एलोकेट करना होगा कॉर्पोरेट एसेट को सीजीयू ए बी सी में। ओके, तो ये दोनों बातें को मैंने क्वेश्चन से लिया था और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एलडीआर क्वेश्चन में रहेंगे, सो इनको ध्यान में रख के सॉल्व करना। ओके, सो इससे मैंने इंपेयरमेंट आपको पूरा अच्छे से डेप्थ में और कंसाइज मैनर में पूरा समझा दिया। फिर भी अगर इंपेयरमेंट में कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं आपके साथ हूं, और एफआर में कोई हेल्प चाहिए राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।